नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। काइलैक की वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आए, काफी आपके इनसाइट्स पसंद किए गए। तो मनीष जी, दूसरा टॉपिक जो काइलैक की वीडियो में हमने बात की थी कि इट्स नॉट अबाउट काइलैक फर्स्ट ऑफ ऑल। टर्बो इंजन्स अभी आज की डेट में अगर हम देखें अक्रॉस द लाइनअप, सभी अक्रॉस द लाइनअप, मारुति से अगर मैं शुरू हो जाऊं तो उनके पास फ्रॉन्क्स टर्बो दिया जा रहा है बिकॉज गाड़ी अच्छी है, डायनामिक्स अच्छे हैं, तो दे हैव द टर्बो थिंग ताकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कस्टमर्स भुगता सके। महिंद्रा ने तो एक अलग ही लीग पकड़ी हुई है विद 1.2 GDI इन 3XO 2 लीटर दे रहे हैं, जो कि जबरदस्त इंजन है। हमारे रॉक्स में भी आ रहा है, स्कॉर्पियन में भी आ रहा है, 700 में जी, और गीकी रंजीत सर के पास भी जो है 700 काफी फेमस है वो। चलिए, और टाटा के पास अभी GDI आ गया है 1.2 है ना इनके कर्व में। तो अक्रॉस द लाइन VW स्कोडा के पास अभी सबसे बड़ी एक सिट्रन तो चलो है ही है। अभी जो एक ब्रेक थ्रू चीज हुई है कि CNG टर्बो जी, नेक्सॉन, बहुत बड़ी बात जो कि था ही नहीं, चैनल पे रिव्यू है क्योंकि जो लो एंड पर एक CNG पर एक सबसे बड़ा एक पिकिंग पॉइंट ना होता था, वो CNG पर ये होता लेथार्जिक। अगर उसमें टर्बो लगा दिया तो वुड यू बिलीव मनीष जी, जलंधर से जाते हैं, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि जलंधर से ये जाते हैं दिल्ली, फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हैं इनके, और उसमें भी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी तो मैंने इनको नेक्सॉन CNG रेकमेंड की क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही कुछ ऐसी थी। तो सच इज द प्रोडक्ट। इन्होंने पूछा कि यार दूसरे गियर में, तीसरे गियर में कैसी है, मैंने कहा आप आंखें बंद करके ले सकते हो, क्योंकि मुझे चाहिए गाड़ी जो लो स्पीड पे जब हम एक्सेलरेट करें दूसरे गियर में वो स्लो ना हो। हमारी i20 है, पोलो है 1.2, उनके जब एक अच्छे RPM पकड़ते हैं, वर्ड होता स्टॉल हो जाता है, बस वो चीज जबरदस्त है। बट चलिए, इनकी ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट है। मैं वापस आना चाहता हूँ 1.5 1.0 Hyundai के पास टर्बो इंजन है। तो इंडिया को एक जो ग्लोबल चीज चल रही है कि छोटे टर्बो इंजन, कीपिंग फ्यूल एफिशिएंसी इन माइंड, कीपिंग परफॉर्मेंस इन माइंड और कीपिंग कॉस्ट्स इन माइंड, इंजन ये वाले आ रहे हैं। बट बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड को जैसे हम अब्यूज कर सकते हैं। आप सर्विस करवाना भूल गए, पापा मेरे सर्विस करवाने नहीं जा रहे 1.0 MPI पोलो, मैं कह रहा हूँ कि करवा लीजिए, EPC की लाइट आ जाएगी, बट वो नहीं जा रहे। थोड़ा सा इंडियन वो झेल जाते हैं, उसके पीछे हम थोड़ा सा टेक्निकल बता देंगे। टर्बो इंजन्स को लेके मुनीष जी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब कि इसको मेंटेनेंस जो है इसकी कैसे की जाए, ताकि लोगों को डर है कि इसकी रिपेयर महंगी होगी। तो मैं तो देखिए बेसिकली कह देता हूँ कि 25% फ्यूल टैंक रखिए, टाइमली सर्विस करवाइए, डिपस्टिक के साथ ऑयल लेवल चेक कर लीजिए, कलर और उसका लेवल। बट दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। आप एक्सपर्ट हैं, यू हैव ओवर 6-7 लाख किलोमीटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मल्टीपल कार्स आपने रखी हुई हैं, बहुत पढ़ते हैं आप। आई वांट अ टेक्निकल पर्सन टू टेल अ नॉर्मल कस्टमर इसके बियॉन्ड चलेंगे। इफ ही इज गोइंग फॉर अ टर्बो कार, एनी ब्रांड, इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी आज कुछ नया ही पता चलेगा, हमने डिस्कशन नहीं की इस चीज पे। प्लीज टेल आवर कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, ऑडियंस, नॉर्मल चीजों के, नॉर्मल चीजों के बियॉन्ड चलेंगे। जो कि मैं इतनी बात बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी का इसके ऊपर ध्यान जाता है, बट दीज आर वेरी क्रिटिकल थिंग्स। बिल्कुल। और जब मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा तो एवरीवन विल बी स्क्रैचिंग द हेड कि यार हाँ ये तो इंटररिलेटेड है और ये सब चीजें बहुत ब्रेक थ्रू चीज है। अगर पहले आप 2 मिनट में बता दीजिए, 2 मिनट में कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड में फर्क क्या है। 2 मिनट में। ऐसा होता है कि इंजन का वर्किंग तो सेम रहती है, वही जैसे हम पता है कि पिस्टन्स मूविंग, हेड नीचे क्रैंकशाफ्ट। तो टर्बो का कॉन्सेप्ट ये था कि हम छोटी डिस्प्लेसमेंट में पावर कैसे निकालें ज्यादा, ठीक है। अब एक्चुअली इंजन होता क्या है, आग जलाई जाती है तो उससे जो एनर्जी मिलती है उससे पिस्टन जो ब्लास्ट होता है उससे पिस्टन को धक्का लगता है और गाड़ी नीचे से क्रैंकशाफ्ट में जब वो धक्का मारती है कनेक्टिंग रॉड के साथ में तो एक मोमेंटम बनता है, तो इंजन चलता है। अब नेचुरल एस्पिरेटेड में सीधा एक फिजिक्स सीधी थी कि आप टाइमिंग सेट करो ऊपर से नीचे से, जिस हिसाब से ब्लास्ट हो रहा है तो एनर्जी को टैप करो काइनेटिक एनर्जी में और इंजन चलता था। अब जब टर्बो चार्जिंग का एरा आया तो उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा ना हो कि हम उसी इंजन में से ज्यादा पावर निकाल लें। अब अगर उसी इंजन में से ज्यादा पावर निकालनी है तो हमें एयर भी एक्स्ट्रा, उस एक जो कंबशन चैम्बर, एक मैं रेफरेंस पॉइंट देता हूं, अगर मान के चलिए सिलेंडर का साइज इतना है, अगर अब बॉटम डेड सेंटर में अगर पिस्टन है, यहाँ पर वॉल्व शुरू होने तो इतना साइज है। अब इसमें से अगर पावर निकालनी है तो मुझे 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, इसमें एयर ज्यादा फिल करनी पड़ेगी ताकि जब उस एयर में आग लगे तो उसका कंप्रेशन और ब्लास्ट ज्यादा हो। ब्लास्ट का जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जो नॉर्मल एक्सप्लोजन होते हैं वहां पे TNT में मेजर किया जाता है कितने टन की TNT था, इतने kg का TNT था, ठीक है। तो इसमें इंजन्स में जो इसका TNT है दैट इज द पेट्रोल या डीजल, और जो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब सीधी सी बात है, अब कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी एयर में। तो टर्बो चार्जिंग में 2 चीजें, एक वीडियो भी हमने बनाई हुई है। टर्बो चार्जिंग में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स थे, 3 सॉरी। एक फोर्स्ड इंडक्शन की टर्बो चार्जिंग से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जब वो 2-2.5 लाख किलोमीटर पर स्पूल करती है टरबाइन, तो इतना प्रेशर से डालिए कि जैसे ही वॉल्व्स खुले
मैक्सिमम एयर, कंप्रेस्ड एयर उसमें जाए अंदर, ताकि जब वॉल्व्स लॉक हो जाएं तो उस टाइम पर मैक्सिमम एयर हो, ताकि जब ब्लास्ट हो तो वो ब्लास्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो। तो टर्बो चार्जिंग का पहला ये है कि मैक्सिमम एयर जानी चाहिए, उसका ख्याल रखता है टर्बो चार्जर। जी बिल्कुल। अब कंप्रेस करके अब सीधी सी बात है, अब एयर ज़्यादा डाल दी है, अब उसमें जो फ्यूल डालना है, तो अगर एयर ज़्यादा है तो नॉर्मल अगर इंजेक्शन से उसको हम इंजेक्ट करेंगे फ्यूल को, तो वो एटमाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एटमाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग को करवाने के लिए इंजेक्टर्स, जिसमें कि एक नोजल होती है, स्प्रे करती है, और उस इंजेक्टर के इतने फाइन होल्स होते हैं लाइक इन माइक्रोन्स के, उसमें से उसको एटमाइज करने के लिए हाई प्रेशर और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो सीधा फंडा नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो चार्जिंग के फंडामेंटल सेम है, बस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एयर ज्यादा डालने के लिए टर्बो चार्जर, फ्यूल को प्रेशर बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर पंप, और उस फ्यूल को फाइनली एटमाइज करने के लिए और उस ज्यादा 300-400 बार्स का प्रेशर को संभालने के लिए हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर्स, ताकि वो पायलट इंजेक्शन को सपोर्ट कर पाए। पायलट इंजेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब इन सब चीजों का ज्यादा एयर चलेगी, हाई प्रेशर से फ्यूल इंजेक्ट हुआ, और जो बारीक माइक्रोन में नोजल्स हैं उसने, मतलब फ्यूल ऐसे ऑटोमाइज होता है कि आप उसको विजिबली देख ही नहीं सकते, उसका फ्यूम्स की तरह। ये देखिए, एक आम कस्टमर के ना सिर के ऊपर से नहीं निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहने का मतलब है कि एयर डाल दी, नॉर्मल आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा, फ्यूल ज़्यादा, ठीक है, उसको स्पार्क किया तो जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ में ज़्यादा पावर बनी। मतलब मैं बहुत ही लेमन टर्म में, अगर आप इसको थोड़ा सा 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्योंकि अगर हमें टर्बो चार्जर को और नेचुरल एस्पिरेट इंजन को अगर डिफरेंशिएट करके बताना है तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि ताकि लेमैन को पता हो कि उसमें पावर कैसे ज़्यादा निकलती है। अब लेमैन को ये समझ में आ रहा है कि ये एक अब इसके साथ टेक्नोलॉजी है और परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है। डिस्प्लेसमेंट जो है, सीसी जो है बेसिकली वो कम रख के 1000 सीसी 1500 सीसी अगर नेचुरली एस्पिरेटेड है और टर्बो है तो टर्बो की गलबात डिफरेंट है, परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है। तो इसके साथ ऑब्वियसली जब आप सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जोड़ते हो, इंजन ऑयल भी डलेगा फुल सिंथेटिक। हाँ, वो मैं बताऊंगा। सर्विस कॉस्ट हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, और जैसे मेरे पापा 3-4 महीने ऊपर चले गए, सर्विस करवाने नहीं जा रहे, दूर है जी लाली मोटर वॉक्सवैगन, तो एमपीआई में तो चल जाएगा, टर्बो में नहीं चलेगा। मेरे टी रॉक में वो ऑयल की वार्निंग आ गई थी। ऐसे किस चीजों का ध्यान रखें कस्टमर्स, और क्यों ना डरें लेने से पहले? बिल्कुल। अब जो टर्बो चार्ज इंजन है स्मॉल कैपेसिटी में या कोई भी, सीधी सी बात है, एक 1 लीटर 1.5, तो जब हम एक छोटी चीज से ज्यादा पावर निकालते हैं तो कंपोनेंट्स के ऊपर स्ट्रेस तो रहता ही है। ये होते भी 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर चाहे 4 सिलेंडर, चाहे 1.5 TSI, या हुंडई का TGDI की बात करें, GDI की, चाहे हम उसका M स्टैलियन महिंद्रा का बात करें, ठीक है। तो स्ट्रेस तो पड़ता ही। अब सीधी सी बात है कि अगर इतना पावर ज्यादा मिलनी है तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस रहेगा। कोर टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल टेम्परेचर। अब ऑयल टेम्परेचर कैसे, कि सीधी सी बात है कि इतने हाई मिली बार के ऊपर 400 मिली बार पर अगर हो रहा है तो मतलब उसका फ्यूल पंप बहुत हाई प्रेशर पे काम कर रहा है। फ्यूल पंप को सप्लाई आ रही है फ्यूल फिल्टर से, तो अगर फ्यूल फिल्टर में कोई कचरा आया तो वो सीधे, सबसे बड़ी बात है, इतना ज़्यादा उसके आरपीएम होते हैं कि उसको काटेगा। तो जो आपने बात कही कि एडिशनल ख्याल क्या रखना है, तो सबसे पहले तो अगर सर्विस टाइमली करवाते हैं तो फ्यूल फिल्टर भी चेंज होता है, तो फ्यूल फिल्टर का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है, पहली, क्योंकि थोड़ा भी अगर कचरा गया। अब होता क्या है दोस्तों कि एक फिजिक्स क्या कहती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टिकल साइज, जब वो हाई प्रेशर की तरह जाता है वो बुलेट की तरह जाता है। अब देखा जाएगा, हम बाइक चलाते हैं 100 के ऊपर, मच्छर भी लगता है ना, वो पता चलता है, शीशा टूट जाता है, शीशा टूट जाता है का। हाँ जी, तो अगर एक सिनेरियो बताता हूं, अगर छोटा सा मिट्टी का पार्टिकल अगर फ्यूल फिल्टर को बाईपास करके उस हाई प्रेशर पंप तक पहुंचा तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा, जब वो उस नोजल से टकराएगा इंजेक्टर की तो उसको काटेगा या उसको चोक करेगा। अच्छा, तो ये इंटरलिंक्ड चीज है। तो अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ा रहे हो, अब प्रेशर तो फ्यूल के साथ में एयर का भी पड़ रहा है ज्यादा, तो अब सीधी सी बात है, अगर टर्बो चार्जर 4 से 5 गुना जा रहा है तो टर्बो चार्जर को भी कहीं से एयर मिल रही है पीछे से। वो साफ होकर कहाँ से आ रही है? एयर फिल्टर से। तो नेचुरल एस्पिरेटेड में तो होता ही नहीं था प्रेशर, उसमें तो वो अपने आप खींचता था। जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वो अपने आप, जब पिस्टन नीचे जाता है, इनलेट वाल्व खुलता है, वो अपने आप एयर को खींचता है। ग्रिल से ही खींचता ना? हाँ, ग्रिल से जाती है एयर फिल्टर के बीच में, एयर फिल्टर से जाती है कार्बोरेटर में, जो नेचुरल एस्पिरेटेड बात कर रहा हूँ, वहां से जाती है इनटेक मैनिफोल्ड पे। टर्बो चार्जिंग में एयर फिल्टर जो कैविटी है, वो है एलिमेंट है, उसके आगे टर्बो चार्जर लगता है। अब नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में और टर्बो चार्ज इंजन में एक फर्क है कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एयर को खींचता है, पुल करता है, और
टर्बो चार्जिंग में वो एयर को पुश किया जाता है टर्बो चार्जर के थ्रू। आपने एग्जॉस्ट फैन चलता देखा है ना, जो हम लगाते हैं, तो जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है जो एयर को पुश करता है, वैसे ही टर्बो चार्जर होता है। उसमें टरबाइन का काम क्या होता है? टरबाइन का काम होता है जब वो 1.5-2 लाख पर, तो उसको स्पूल करके प्रेशर को बढ़ाना, तो उसके लिए पीछे से क्लीन एयर चाहिए। तो एयर फिल्टर का साफ रखना और होना जरूरी है। नॉर्मल रिचुअल ये है कि जो एक प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल है सर्विस का 10,000 15,000 उससे ऊपर मत जाइए। तो जो टर्बो चार्जिंग के लिए मैं हमेशा ये मानता हूँ यूरोपियन के लिए। हाँ, पहले डिस्कशन में एक चीज़ बात हुई थी हमारी कि शहर में अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है तो इसको तो फिल्टर को तो आप 5,000 मैं बताता हूँ कि अब जो फिल्टर्स आ रहे हैं तो वो एक 15,000 सेट शेड्यूल के हिसाब से होते हैं। बट एक चीज़ देखना आप, वही ना बात प्रॉब्लम है ओनर मैनुअल की, वहाँ पर लिखी हुई है ये चीज़ कि इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि अगर डस्टी इन्वायरमेंट है देन इट में नीड अ फ्रीक्वेंट या प्री मेच्योर रिप्लेसमेंट। तो अगर टर्बो चार्ज इंजन है, देखो नेचुरल स्पीड में ये चीज़ें चल जाती थी क्योंकि वहाँ पे टर्बो चार्ज नहीं था, कुछ भी तेल जला देता था। अब एक टरबाइन मेटल छोटा सा कोर, इतना सा कोर होता है टर्बो का, वो 3 लाख आरपीएम पे घूम रही है, उसकी जो वेन्स है वो मेटल की है। आप बताइए वो एक डस्ट पार्टिकल जब 3 लाख आरपीएम पे ऊपर अगर जब हिट करेगा उसको क्या करेगा? फाड़ेगा, उसको फाड़ देगा वो। तो एयर फिल्टर को क्लीन रखिए। नॉर्मल रिचुअल टर्बो चार्जिंग के ऊपर शॉर्ट रखेंगे। जो टर्बो चार्ज इंजन है Hyundai, मारुति, बूस्टर जेट, फोक्सवैगन, वो अगर 10,000 का इंटरवल है, गोल्डन टिप दे रहा हूँ आपको मैं, डस्टी एनवायरनमेंट है चाहे नॉर्मल भी है, 5,000 में उसको आप खुलवाइए। एक जनरल चेकअप रिचुअल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये वीडियो देख कर शायद आप सर्विस सेंटर में पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको कह रहा हूँ आप एक काम करिए, अगर इस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है तो आप जब फिल्टर खुलवाएं उसकी कंडीशन देख लीजिए। 15,000 में मैं, जब मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, मैं देखता था, मैं कहता सांस कैसे आ रहा है इसको। अब मान के चलिए हम एक एथलीट नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, अब इसको मैं चोक कर दूं, दबा दूं, कोई भाग के दिखा, जब मेरे को एयर ही नहीं मिल रही तो हाउ माई लंग्स कैन ब्रीथ। तो टर्बो चार्जिंग को पीछे से हवा, फ्रेश एयर चाहिए, क्योंकि जितना प्रेशर आ गया पीछे से भी सप्लाई चाहिए। अगर ये फिल्टर चोक होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ही चोक हो गया तो वो उसको फाड़ कर सारी की सारी डस्ट जाते हुए जो टर्बो चार्जर फेलियर के इश्यूज आते हैं। अब आपको पता है एयर फिल्टर अगर आप लाइफ टाइम में साफ रखते हो, अपनी गाड़ी के इंजन की लाइफ 30 to 40% एक्सटेंड कर लेते हो। वो कैसे 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 बताइए? एयर फिल्टर अगर साफ है, जो इंजन ब्रीथ कर रहा है इनटेक मैनिफोल्ड से कम डस्ट जाएगी। वो डस्ट मान के चलिए 99% चलेगी एग्जॉस्ट से बाहर, बट जो सिलेंडर में और पिस्टन की मूवमेंट रहती है वहां से कुछ सीप करके नीचे जाते हैं जो कि इंजन ऑयल में मिक्स होता है। अच्छा। अब वो इंजन ऑयल में जो डस्ट पार्टिकल जो मिक्स हुआ, अब जब वो लुब्रिकेशन के लिए ऊपर जाएगा तो वो उसको एब्रेजन करेगा, मेटल को काटेगा। तो आप एक पुअरली मेंटेन्ड इंजन या एक बहुत ही डर्टी एयर फिल्टर, सेम गाड़ी 10-15 हज़ार चली हुई, उसका आप इंजन ऑयल की क्वालिटी देख लीजिए, उसकी विस्कोसिटी देख लीजिए, उसको विस्कोसिटी को फील करके आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड इट कि इसमें पार्टिकल्स हैं डस्ट के। और अगर फिल्टर कलर नहीं, कलर ब्लैक एंड ब्राउन इज, जैसे जैसे हीट साइकिल्स गुजरते हैं वो अपना कलर चेंज करेगा, बट जो विस्कोसिटी होती है, जो उसमें गंदगी आती है, जो उसमें मिट्टी आती है, वो एयर फिल्टर से ही आती है। सो एक गोल्डन टिप है, एयर फिल्टर साफ रखिए। 15,000 का इंटरवल है, 5,000 पे एक, डैट इज ए DIY थिंग। आप उसके लिए मैं रेफरेंस दे दूंगा, बता दूंगा क्या चाहिए। कुछ नहीं कर पाते, फिल्टर मंगवा आप कंपनी से, अगर आपके पास वर्कशॉप पास में है, स्कोडा VW की, Hyundai की या मारुति की, पास जाए, उनको बोलो यार अगर 100-200 पे भी करना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज करवा। तो 4 से 6 बोल्ट्स रहते हैं, उठा के कंप्रेस्ड एयर का जेट होता है, उसको साफ करके लगा दिया जाता है। रिप्लेस ही करवा लो, सस्ता ही है। हाँ, मतलब कि अगर 15,000 का इंटरवल है तो 7-8 हज़ार में रिप्लेस करवा लो, 300-350 कॉस्ट है उसकी। तो अगर कॉस्ट इतनी कम है तो कुछ भी रिप्लेस करवा लो, पेट्रोल का खर्चा भी तो वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़। तो जहाँ पर बहुत डस्टी इन्वायरमेंट है, या जो गाड़ियां मान के चलो साल में 15 चल रही, सिटी में चल रही है, अब सीधी सी बात है कि एक गाड़ी हाईवे पे 15,000 चली और एक गाड़ी सिटी में 15,000 चली, बहुत फर्क। तो इंजन 2 से 2.5 से 3 गुना ज्यादा स्पिन कर चुका होता है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि उतनी ज्यादा उसको फिल्टर आउट करना पड़ता होगा फ्यूल। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सर्विस इंटरवल को छोटा कर दो, वो जरूरत नहीं है। एयर फिल्टर को साफ कराइए, 5,000 10,000 पे साफ, 15,000 पे रिप्लेसमेंट, नहीं तो 7-8 हज़ार में चेंज कर दीजिए। एटलीस्ट मिडल में 15,000 वाले इंटरवल में, मिडल में तो 7-8 हज़ार में तो क्लीन होना ही चाहिए। 5 और 10 पे करा लो, 2 बार करा लो तो बहुत अच्छा। मारुति में भी ऐसे ही, Hyundai का भी ऐसे ही है,
5,000 पे उसको साफ करा लीजिए। फ्यूल फिल्टर कभी इग्नोर मत करिए। सबसे बड़ी बात, टर्बो इंजन के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड ऑयल है विस्कोसिटी, चाहे वो 0W20 है, चाहे 5W30 है, चाहे 5W40 है, प्लीज उसको छेड़छाड़ मत करिए। फुली सिंथेटिक के लिए जाइए। लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा इंजन ऑयल मतलब कैस्ट्रॉल, किसी को ग्रेड के बारे में नहीं पता। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जो 40-50 साल से ऑयल के डीलर्स भी बैठे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं, उनसे भी अगर आप पूछोगे ना कि ये 5W30 का मतलब क्या होता है, 5W40 का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता। तो अगर आप एक 0W20 गाड़ी में मैं अगर नॉर्मल 2-250 वाला 15W40 पा दूं या 20W50 डाल दूं, तो विद इन नो टाइम अगली सर्विस आते आते वो इंजन फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी टॉलरेंस इतनी टाइट होती है। लो विस्कोसिटी आजकल है, लो विस्कोसिटी हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी मॉलिक्यूल उसका सिंथेटिक है, पतला है इंजन ऑयल। अब सीधी सी बात है, मेटल के बीच में जो टॉलरेंस है वो जितनी पतली है, तो उसमें 50 विस्कोसिटी वाला तो घुस नहीं सकता, लुब्रिकेशन नहीं दे सकता। ठीक हो तो इंजन ग्रेड के साथ में छेड़छाड़ मत करिए। ओनली पुट फुली सिंथेटिक ऑयल। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, गोल्डन टिप बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे ब्रांड्स में आपको 2 ऑयल की ऑप्शन दी जाती है। जैसे टोयोटा में अगर आपके पास अगर इनोवा क्रिस्टा है, चाहे फॉर्च्यूनर है, वहां पे आपको 2 ऑयल की दी जाती है, कन्वेंशनल ऑयल और एक सिंथेटिक ऑयल। ऐसे ही हुंडई में भी दी जाती है। मैं तो बहुत इसको मानता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। मिनरल भी तो चाहे आप 300 वाला डलवा लो, चाहे 750-800 वाला डलवा लो, मैं होता आई विल ओनली गो फॉर द सिंथेटिक ऑयल, क्योंकि जब तक आप डालोगे नहीं आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो टर्बो इंजन के साथ में ओनली फुली सिंथेटिक हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि इंजन ऑयल एक ही नहीं होता, एक ग्रेड भी एक नहीं होता। 5W40 में भी 3 तरह की क्वालिटी है। अच्छा। 5W40 400 वाला भी आता है, 900 वाला भी आता है, 1600 वाला भी आता है। चलिए, फ्यूल फिल्टर, हाँ, एयर फिल्टर, स्टिक टू इंजन ऑयल, स्टिक टू और जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसी चीज बताऊंगा अभी मैं, जो कि किसी ने नहीं सोची या जिसके ऊपर बात नहीं करता। तो चलो, आपने इंजन ऑयल के टॉप अप के लिए तो आपने बोला ही, सर्विस जो है हमने स्किप नहीं करनी। हाँ, skip और जो ग्रेड बोला गया है आपके इंजन के लिए सूटेबल है, उसी पे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई बोले कि आप ये डाल लो, उसकी बात नहीं सुननी। ये 4 हो गए। हाँ, अब बाकी जो आपने एक वीडियो बनाई थी इंजन ऑयल का टॉप अप, क्योंकि अब बात आती है स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्या है उसके ऊपर। एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसका टेम्परेचर। अब होता क्या है कि जब स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, जब फ्यूल फाइनली एटमाइज होता है, तो कोर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। बहुत टेक्निकल हो तो मतलब कंबशन चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत टेक्निकल हो रहा है। आप चलो, मैं इसको टॉप अप को सिंपली बताइए कि गाड़ी चलती है। हाँ, टेक्निकल तो चलो हो रहा है, बट लेमैन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि टर्बो इंजन्स ज़्यादा हीट अप होते हैं, सडनली होते हैं। जो जैसे इनको रेव किया जाता है तो इनका हमेशा 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारी ओडोमीटर पे, हाँ जी, ठीक है, जो हमारा क्लस्टर होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर की नीडल होती है या टेम्परेचर की गेज होती है, वो होता है कूलेंट टेम्परेचर। तो हमें सिर्फ कूलेंट टेम्परेचर नहीं देना, हमें ऑयल टेम्परेचर भी देखना होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी अब गाड़ियों में अब वहाँ पे MID में ऑयल टेम्परेचर भी बताया जाता है, ठीक है। तो ऑयल टेम्परेचर 100 to 120, 125 तक जाता है, ठीक है। तो इंजन अब जो हीट जनरेट हुई उसको ट्रांसफर और रेडिएट आउट करने के 2 चैनल्स हैं। वन इज इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इटसेल्फ एक्ट एज ए कूलेंट इनसाइड द इंजन, ठीक है। और उसमें एक ऑयल कूलर असेंबली भी होती है, टेक्निकल बता रहा हूँ। दूसरा होता है कूलेंट। तो जिनके पास टर्बोचार्ज गाड़ी है, एक तो फिल्टर का बता चुके हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, टाइमली, और वो दूसरा इंजन ऑयल का लेवल पूरा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंजन ऑयल अपने मैक्सिमम मार्क पे होगा, ज़्यादा क्वांटिटी मींस उतनी ज़्यादा डिस्पर्शन हीट की, ठीक है, उतनी ज़्यादा हीट की ट्रांसफ़र। तो इंजन जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा, सॉरी लेट गर्म होगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको कहूँ मैं 1 लीटर पानी को गर्म करना है और 2 लीटर पानी को गर्म करना है, दोनों को टाइम लगेगा। तो अगर एक इंजन 3 लीटर इंजन ऑयल है उसके सम्प में और एक 4.5 लीटर है, तो शूट जो करता है टेम्परेचर, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली लोअर। तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कूलेंट का जो मैंने बात की, अब कूलेंट को तो वॉश करना ही चाहिए, जो टाइमली स्केड्यूल्ड जो कूलेंट का लेवल देखना चाहिए। जैसे जर्मन में तो लाइफ टाइम रहता है कूलेंट, है ना, बट फिर भी चेंज नहीं होता कभी भी। किसका? हमारी इसका स्लाविया, इसका टी-रॉक, पोलो, वेंटो का ये लाइफ टाइम है कूलेंट। अच्छा, हाँ, ये चेंज नहीं होता कभी, लाइक ये, हाँ, टॉप अप तो होता ही है इसका। टॉप अप होता बट चेंज नहीं होता। अच्छा, हाँ, टॉप अप में चेंज किया जाता है। मुझे ऐसा जो अभी जैसे काइलैक का वीडियो बनाया था, हाँ जी, तो इसका जो मैनुअल का गियर ऑयल और कूलेंट, दीज आर लाइफ टाइम।
हाँ, वो टॉप अप होता है लेकिन अनटिल और अनलेस अगर ये रस्टी या क्रोजन ना हो, इसमें खराब ना हो तो, अदरवाइज इसका कोई मेंटेनेंस शेड्यूल में इसको चेंज करने का कोई वो नहीं है। रिप्लेस नहीं करना है टॉप हाँ, मेरी वेंटो में 14 साल पुराना कूलेंट आज भी चल रहा है, ठीक तो वो लाइफ टाइम होता है। बट जैसे मारुति में 40,000 का इंटरवल है, हुंडई में भी है, कईयों का 30,000, कईयों 60, तो उसके हिसाब से चेंज करवाना उसको फ्लश करके नहीं डाल देते। हाँ, वो कंपनी वाले डालते हैं। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता नहीं है कि किसी और वीडियो में बात करी होगी किसी ने या किया होगा, एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि जो हमारा कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर रहता है हमारे मोरे आगे वाले टॉप अप वाला आपने कवर कर दिया। हाँ, इंजन ऑयल का टॉप अप वही कि आप हर 3 से 4,000 किलोमीटर बाद चेक करते रहे इंजन ऑयल डिपस्टिक के साथ, डिपस्टिक के साथ में। तो कोशिश करिए उसको मैक्सिमम मार्क तक रखने की, जो आपने वीडियो भी बनाई है, आप वीडियो में कैप्शन में डाल उसको आप भूल जाइए, आप थोड़ा सा सही तरीके में बता दीजिए। हाँ ठीक है। तो अब जिन्होंने टर्बोचार्ज इंजन लिया है, फिल्टर्स टाइमली और साफ। हाँ, आपने क्योंकि ये जो बता इंजन दिया, ऑयल है, हाँ ये बता दिया आपने कि वो खपत होता है, हाँ, बट आपने तो वो नहीं इंजन बताया कि ऑयल टॉप अप कैसे करना है। इंजन ऑयल की खपत होती है, तो ऐसा नहीं है कि 4 लीटर इंजन ऑयल है तो वो सर्विस जब करवाने जाओगे तो वो 4 लीटर निकलेगा, वो डाउन होगा। तो हम उसके इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए टाइमली चेक करते रहें। चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ज़्यादा गर्म जब चल गए तब भी नहीं करना और ठंडे पे भी नहीं करना। मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, हाँ मैं गलत। तो जो एक नॉर्मल सेट पैटर्न ये होता है कि अगर तो गाड़ी चल कर आई है, उसको 15 से 20 मिनट हो गए बंद हुए हुए, तब कर लीजिए। बट इंजन शुड बी वार्म, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप मान के चलिए अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री 15 डिग्री 5 डिग्री चलता है। तो इंजन ऑयल की एक ना बड़ी ये विस्कस होता है, ये अपनी डेंसिटी बहुत चेंज करता है। अच्छा, तो ठंडे इंजन में कभी भी लेवल सही नहीं निकल के आएगा आपको। वो लो बता देगा, मिनिमम बता देगा। तो आपने मिनिमम के हिसाब से टॉप अप कर दिया, जैसे गाड़ी चली वो एक्सपेंड करेगा लिक्विड और वो ओवरफ्लो कर जाएगा। और ओवरफ्लो इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, वो गैस्केट वगैरह फाड़ देता है वो। बिल्कुल देखा हुआ। तो सुबह गाड़ी ठंडी है, उसको 5 से 6 मिनट के लिए स्टार्ट करिए। तो टेम्परेचर को 30-40 पे गया, बंद करिए। 10 मिनट बंद होने के बाद डिपस्टिक निकालिए। नीचे है मिनिमम पर है तो फिर तो बहुत क्रिटिकल है, हाफ पर है तो उसको, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि जब सर्विस कराने जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, 1 लीटर वाली बॉटल इशू करा के अपने घर पे रखिए और सेम ग्रेड रखिए, ऐसा नहीं है हाँ, कि हाँ, तो जो डाला हुआ है वही रखिए, फुली सिंथेटिक कंपनी जो वो एक रखिए, वो आप टॉप अप करते रहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें और इनकी कॉस्ट नहीं होती कुछ भी। हाँ जी, 500 से 550 रुपये लीटर है वो। मुझे लगता है कि अगर इंजन में नहीं कोई दिक्कत हो, 1-1.5 साल चल जाती है, लाइफ बढ़ जाएगी चीज की। 200, 250, 300 ml ज़्यादा मान के चलो 1 लीटर भी अगर खा जाता है सर्विस टू सर्विस, कोई बड़ी बात नहीं है, मसला नहीं है। हाँ जी। उससे आप बहुत सिग्निफिकेंटली अपनी टर्बो इंजन की लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ जैसे मनीष जी ने कहा कि जब आप एयर फिल्टर चेक करवाने गए हो, क्लीन करवाने तभी गए हो, आप तो वहाँ पे भी वो टॉप अप देखो, उनके पास जनरल चेक में जाओगे वो उसको चेक करेंगे ही करेंगे। हम जो यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं ये है DIY। DIY, ये बात सही है आपकी। अगर मैं आपको अभी सिखा दूं कि 4 नट खोल के एयर फिल्टर को कैसे साफ करना, आप खुद से कर सकते हो। ऑयल आप खुद से चेक कर सकते हो, तो ये बड़ी बात नहीं है। अब फिल्टर भी साफ कर रख लिए, बिल्कुल इंजन ऑयल भी पूरा रख लिया। हाँ जी। कूलेंट को वॉचफुल रहिए। कूलेंट का कलर अगर ग्रीन है तो वो ग्रीन रहना चाहिए। मारुति में हुंडई भी शिफ्ट कर चुका है पिंक के ऊपर, ग्लाइको बेस्ड, ठीक है। तो ग्लोबल पिंक, ग्लोबल कूलेंट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो और अब टोयोटा का भी है, वो भी जो एक स्पेसिफाइड पीछे से कलर आ रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है मींस उसमें रस्ट है आपके कूलिंग सिस्टम में। अच्छा, वो कैसे करना है, अपने आप कलर अगर चेंज हो रहा है तो हाँ, जैसे अब इसमें VW ग्रुप में 1.5 TDI जब आते थे, कूलेंट ब्राउन हो जाता था वो रस्टिंग की वजह से, तो उसकी फ्लशिंग वगैरह वो अलग टॉपिक है। तो कूलेंट का कलर वॉचफुल रखिए। टॉप अप उसका भी जो साइड में लेफ्ट साइड पे फ्यूल फिल्टर के पास में जो है मिनिमम टू मैक्सिमम, उसको मैक्सिमाइज पे रखिए उसको, क्योंकि उसके अंदर भी सेंसर लगा हुआ है, कूलेंट सेंसर। खासकर जो गाड़ियाँ पहाड़ों पे चलती हैं सुंदर जी, बिल्कुल गर्म, क्योंकि पहाड़ों में अगर कूलेंट आपका लेवल मिनिमम पे है तो जैसे टेरेन चेंज हुआ वो टेढ़ा हुआ, अब सेंसर चेक करेगा कि कूलेंट नहीं, वो लाइट आ जाएगी अंदर से, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम पे रखिए। अब एक ऐसी क्रिटिकल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि टर्बो इंजन के लिए बहुत क्रिटिकल है। जो टेक्निकल देख रहे हैं वो चाहे मास्टर टेक्नीशियंस हैं वो एग्री करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये पॉइंट कैसा लगा। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इंजन ऑयल का तो ध्यान रख लिया, अब कूलेंट का काम होता है इंजन से हीट को हटाकर रेडिएटर तक लेके जाना। रेडिएटर जो होता है सामने, रेडिएटर तो क्या होता है कि जो फैन लगा होता है बम्पर के पीछे, उसके आगे रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर में अंदर से हीट गर्म हुआ, ब्लॉक से निकला हुआ कूलेंट रेडिएटर में आया, उसके फिन्स में से घुसा, पंखे ने उसको ठंडा कर दिया और वापस चला गया। बिल्कुल। व्हाट इफ अगर वो रेडिएटर ही चोक हो गया, हाँ जी, उसके जो बारीक बारीक फिन्स हैं उसमें मिट्टी है। क्योंकि होता क्या है कि रेडिएटर के पीछे इंजन की तरफ फैन है, यहाँ पर ये फैन है,
ये रेडिएटर के आगे होता है एसी का कंडेंसर कॉइल। अच्छा वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे। अच्छा, वो भी साथ में ही होता है। हाँ, तो उनके बीच में ये जो स्पेस है ना, इसमें मिट्टी होती है, ट्रैप, स्लज जी, मड, ओके, मड मड। अब उसके बीच में से स्पेस में से मिट्टी आ गई, ब्लॉक कर दिया। अब जो यहाँ से एयर घुसेगी वो पास आउट नहीं होगी, फैन हाई स्पीड पर चलेगा बट फिर भी हवा नहीं आएगी। तो कूलेंट को जितना ठंडा होना चाहिए था वो उतना ठंडा नहीं हो पाता, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, उतना ही थर्मोस्टेट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उतना ही इंजन का टेम्परेचर जल्दी लो नहीं हो पाता। स्पेशली जब टर्बो इंजन को रेव करते हैं उस टाइम पर बहुत क्रिटिकल टाइम पर इंजन का टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है थर्मोस्टेट को और ईसीएम को मिलकर, जिसमें से कि फिर वाटर पंप को भी ज़्यादा तेज़ी से घूमना पड़ता है, कूलेंट जल्दी से घूमे। अब हमारे चोट लगी, क्या हुआ, हमें एड्रेनलिन रश होता है। तो ऐसे ही जब ईसीएम को रीडिंग मिलती है कि कूलेंट अभी भी गर्म है तो वो वाटर पंप को तेज कर देता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर पंप आ चुके हैं। ओके, फैन की स्पीड को बढ़ा देगा। अब कहीं आपने गाड़ियां देखी होंगी, फैन की आवाज़ बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, उनके रेडिएटर चोक हुए होते हैं पीछे से, वो चलते ही रहते हैं। चलते रहते हैं। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, खासकर जहाँ पे डस्टी, पोलो का भी सर्विस में याद आ गया आपको? हाँ, एक प्रैक्टिस रखिए जहाँ पर डस्टी इन्वायरमेंट है। मैं एक सीजन मानता हूँ समर्स में, ठीक है, समर्स में ज़्यादा होती, एक सीजन छोड़ के मैं कहता हूँ चाहे 500,000 लेबर लगती है दीजिए, सर्विस सेंटर को बोलिए कि रेडिएटर और वो उसको क्लीन करवाना है। अच्छा, उसमें से बम्पर खुलता है, रेडिएटर और इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल सॉरी, उसको डिस्ट्रैक्ट करके खोल के उसके बीच में से पानी डाला जाता है। अब कई लोग ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इफ अगर हम सामने से जेट लेके बहुत हाई प्रेशर में मारना शुरू कर दें, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपस में बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्टेड है तो वो मड नहीं जा पाती। और सबसे बड़ी बात है, साइड से करना, ज़्यादा प्रेशर से नहीं डालना होता क्योंकि जो कंडेंसर की फिन्स होती हैं वो बारीक होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा जेट से अपनी, कहते हैं ना कि मिस्त्री बन के, हाँ जी, वो टेढ़ी हो जाएंगे। टेढ़ी, अगर उसमें बहुत, जैसे एसी same का आउटर यूनिट में होता है ना, मैंने सर्विस की हुई है, सर्विस करते हैं ना, मैंने की हुई तो है। आपने देखा होगा वो कई सर्विस जो अगर नहीं करते हैं तो उसमें मिट्टी जम जाती है, जम जाती है ऐसा। एसी की कूलिंग भी कम होती है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें दोनों चीजें होंगी, एक तो एसी की कूलिंग कम होगी उससे, बिल्कुल, दूसरा कूलेंट भी नहीं उतने लेवल पे ठंडा हो पा रहा, प्रेशर भी चलता रहेगा, कंप्रेसर भी चलता रहेगा, ट्रिपिंग नहीं करेगा। तो ये आपस में चीजें इंटरलिंक्ड है। बट अभी हम टर्बोचार्ज इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो कूलिंग सिस्टम है ना टर्बो का, वो प्रिसाइज होना चाहिए। कूलिंग सिस्टम में काम है सबसे बड़ा इंजन ऑयल का और कूलेंट का। अब कूलेंट इज ए लिक्विड। अब कूलेंट को ठंडा करने के दो कंपोनेंट्स है, रेडिएटर और रेडिएटर में से बीच में घुसने वाली हवा जो कि फैन उठाता है। अगर वो खुद चोक्ड है, हवा कहाँ से सक करेगा और क्या वो निकालेगा? गर्म कूलेंट घूमता रहेगा, इंजन ऑयल हॉटर चलेगा। अच्छा चेक करवा लें ये, मैं बताता हूँ, इंजन जितना हॉटर चलेगा उतना ही मिक्सचर होगा रिच, फ्यूल रिच, माइलेज कम होगी। यस ऑब्वियसली, पर जितना टेम्परेचर ज्यादा, एफिशिएंसी घट गई ना, एफिशिएंसी कम हो गई, उतना ही उसको कंपेंसेट करने के लिए ईसीयू फ्यूल डिलीवरी को बढ़ा देगा। हाँ, अभी शायद कोई प्रॉब्लम है जी। हाँ, तो अगर वो अपने रेंज में चल रहा है, इंजन ऑयल का टेम्परेचर आप 100-105 तक रख रहे हो, एडिक्वेट, हाँ जी। अगर 120 तक नहीं जा रहा, अगर 120 पे जाना शुरू हो गया, मतलब या उसका रेडिएटर चोक्ड है, ऑयल भी जलेगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि सर्विस सेंटर में हर साल नहीं 2 साल बाद जाइए, बम्पर खुलवाइए, रेडिएटर को डिस्ट्रैक्ट करवा के अच्छे से उसको साफ कराइए इंस्टेंटली। क्या बोलें, क्या करना है? उनको बोलो कि हमें रेडिएटर और ये कंडेंसर कॉइल को खुलवा के साफ करो। ये हर गाड़ी मैं बताता हूँ, ये गोल्डन टिप है। मैं एक आपको टेस्टिमनी और मैं आपको एक करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये बात कभी किसी ने नहीं बताई होगी यूट्यूब पे, मैंने भी नहीं सुना कभी, ठीक है। बट जो टेक्निकल लोग हैं, जहाँ मैं नाम लेता हूँ कोड 6 या जो मास्टर टेक्नीशियंस हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं वो खुश होंगे इस चीज़ को सुन के कि फाइनली किसी ने बात की। और मुझे लगता है कि हमारे चैनल पे लोग ऐसी बातें सुनने के लिए आते हैं। आप जैसे ही काम वो करवाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार पंखा भी स्लो चल रहा है, पंखे की आवाज़ नहीं आ रही, स्मूथ, एसी की कूलिंग बढ़ गई, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, पावर डिलीवरी। और पता क्या होता है दोस्तों, कि होता है इंजन कोई भी बुरा या ख़राब नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आप बहुत अच्छा एक रिलायबल इंजन टोयोटा का आप विद इन डेज ख़राब कर सकते हो, और एक बहुत ही ख़राब इंजन को आप लंबा चला सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिचुअल्स। जी बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अब आप कहोगे कि मुनीष जी ने तो इतनी सारी बातें बता दी, गाड़ी चलाएं। पिछली वीडियो में कमेंट आया था, कौन किसके पास इतना टाइम है? कोई इतना टफ भी नहीं है देखा जाए। टफ, मैं ये कहता हूँ कि आपने 10 लाख अपने हार्ड एंड मनी से लगाया, किसी के पास कोई गिरा हुआ पैसा नहीं होता, हर अपनी कैपेसिटी से निकल कर या उसको लगाता है। बिल्कुल, अगर आपने एक चीज़ ली है,
10 लाख की, 20 लाख की, अगर मान के चलो 4-5 हज़ार किलोमीटर वाला बोनेट खोल के 10 मिनट लगा भी लिए, क्या होगा? तो अगर उस चीज़ से आपकी लाइफ इन परसेंटेज 20, 30, 40, 50 अगर बढ़ रही है, बिल्कुल सर। अल्टीमेटली होगा क्या कि कार का अपग्रेड रिप्लेसमेंट डिले हो जाएगा। डिले हो जाएगा। तो जो 20 साल में आपने जो 4 गाड़ियां लेनी थी वो आ गई 3 पे। 3 पे, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन कॉस्ट, आपकी सेविंग्स, और अल्टीमेटली मैं एज ए इंडियन हो गया ये मोशन को समझता हूँ। मैंने 15 साल गाड़ी चलाई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको अच्छे से मेंटेन ना कर पाता मैं तो 2 गाड़ियाँ ले लेता हूँ अब तक। बिल्कुल सही कह रहे तो अल्टीमेटली मैंने पैसा बचाया कि पैसा एक्स्ट्रा लगाया। हो। और इतना बिजी होता भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब कुछ बंदे कहते हैं गाड़ी पुरानी होगी, टर्बो चार्ज है, लाख चलाओ बेच दो। मैं कहता हूँ यार आज जो गाड़ी 10 लाख की है, 5 साल बाद वो 13 लाख की है। सही गल है, देख ही लो। एडिशनल इंटरेस्ट, EMI खत्म नहीं होती। आप देख ही लीजिए, ठीक है, 12 लाख तक के 12 लाख कार्स तक ना। आते हैं अभी। हाँ जी, तो अब वैसे ही गाड़ियां बहुत महंगी है ग्लोबली, सब जगह महंगी है। बिल्कुल सही। तो अच्छे से मेंटेन करिए। तो अगर एक साइकिल आता है रिप्लेसमेंट का, उस पर जाइए। गाड़ी खर्चा मांग रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एज खत्म हो गई। डॉक्टर वकील वाली बात भी कह दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ी सही बात लगी मुझे इनकी। एक ना वैसे ही, सॉरी देखो मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं मैं बोल रहा, मैं सभी लॉयर्स को नहीं बोल रहा, बट ये ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। चलो मैं नहीं जाता डॉक्टर वकील वाली बात, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि हर कोई बंदा बिजनेस के लिए बैठा हुआ है। अगर कोई मैकेनिक ये चीज़ बता दे कि आप ये चीज़ कर लोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मुझे लगता है उनके पास कुछ आएगा नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, दोस्तों मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। मैं सॉरी मनीष जी, तो इंटरप्ट करती किसी ने ना, मैंने लिखा हुआ था मनीष जी, मैंने देखिए सभी टिप्स आपसे सीखे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी सीखा है आपसे सीखा है, टीम PHP से सीखा है। तो मैंने गोल्डन टिप्स पे ये ट्वीट डाला था कि अपनी कार को आप 30 सेकंड 40 सेकंड तो सुबह आपने रैप करना ही करना है थोड़ा सा। वो भी टर्बो इंजन का 0W20 चाहे मेरी गाड़ी में है, मुझे पता है, और मेरे मैनुअल पे ये लिखा हुआ है कि इसको मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरी अभी आंखों में ये हो गया है कि अभी ब्रांड्स, सरकार और बैंक्स का एक इकोसिस्टम है जो चाहता है कि आप गाड़ी 6 साल के बाद बदलो। तो मेरे पैसे लगे हैं, मेरी चीज है, अब मैं देखूंगा कि इसको कैसे बढ़िया से बढ़िया तरीके उसमें से पॉइंट लिखा हुआ है कि मेंटेन इट रिजल्ट इन द फ्यूल वेस्ट। मैं कहता हूँ यार भाड़ में गई फ्यूल वेस्ट। तो मैं मुनीष जी, मैंने तो ये पर्सनली रियलाइज किया है कि जब मैं 30-40 सेकंड गाड़ी सुबह रैप कर लेता हूँ, रैप नहीं सॉरी आइडलिंग कर लेता हूँ, आइडलिंग बोलते इट रिमेन्स वेरी स्मूथ थ्रू आउट द डे। हैं ऑब्वियसली। तो आप वाली बात है कि मुझे अभी जो मेरे से पैसे लेने वाली पार्टीज है ना, मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे अपने एक्सपीरियंस पे होता है कि यार मैं अपनी तरफ से कोई गलती तो नहीं कर रहा। पेट्रोल पंप आई ट्राई टू स्टिक एज लेस एज पॉसिबल, 25% में डलवा के रखता हूँ कि यार मेरी तरफ से मुझे ना लगेगा यार मेरे एंड से गलती थी, अब मेरा जाना मुझे भुगतना पड़ा। हाँ, अब एक मेन क्रिटिकल पॉइंट में तो आ गए, रेडिएटर पे भी आ गए, सब कुछ आ गया। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स कवर किए हैं। ये बताएगा नहीं कोई भी, बट थोड़ा सा आप रिसर्च करिए इसके ऊपर, जो टेक्निकल है। मैं चाहता हूँ इस पे कोई काउंटर नहीं करेगा। एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, ये होती है चीज हमारी डिबेट्स में। 100 में से 10 कार्स, हमारे पास डेटा है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, 100 में से 10 कार्स टर्बो कार सर्विस सेंटर जा रही है 10,000 किलोमीटर के बीच बीच, बिकॉज ऑफ द पेट्रोल जो मिलावट, या आप कह लीजिए कि E20 वाला पंगा कह लीजिए। आई डोंट नो द डिटेल्स, बट दिस इज आवर कंसोलिडेटेड डेटा के 100 में से 8 से 10 कार्स को जाना पड़ रहा है जिनकी या तो इंजेक्टर की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, और ये सभी ब्रांड्स का मिला के मेरे पास डेटाबेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट थिंग। बिल्कुल ऐसा है कि आपने गाड़ी भी खरीद ली और मेंटेनेंस के टिप्स भी बना लिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो गाड़ी की खुराक है वो है अल्टीमेटली फ्यूल। यस, एंड दैट टू इन इंडिया। डेट टू इन इंडिया। चलो मैं ये मानता हूँ कि ब्रांड को सिर्फ फ्यूल के ऊपर नहीं थोपना चाहिए चीज़ों को, बट आपको ये समझना चाहिए कि टर्बो इंजन के लिए वी नीड अ हायर ऑक्टेन पेट्रोल। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग ना इस पे कहेंगे कि ये 4 रुपये महंगा, 5 लीटर महंगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टर्बो में वाई हायर ऑक्टेन पेट्रोल। थोड़ा सा सरकास्टिक वे में बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। होता क्या है, सरकास्टिक लाइन में लास्ट में बोलूंगा, होता क्या है कि टर्बो इंजन स्पूल फास्टर, इट रेव्स फास्टर, इट क्लाइम्स, उनके जो टेको है जल्दी क्लाइम करता है, मतलब फ्यूल के पास में बहुत कम टाइम है जलने का। और पेट्रोल जो गैसोलीन है उसकी जो कंबस्टिबिलिटी है वो डिटरमिन करता है ऑक्टेन, डीजल में डिटरमिन करता है सीटेन। अच्छा, मुझे CETANE, C10, ओके, ठीक है, उसके रेटिंग होती है ये। तो अब जैसे मान के चलो कि स्टैंडर्ड है 91 और 95 आता है, जो हाइपर कार्स आती हैं उनके लिए 99 या 100 रिकमेंडेड होता है। 100 तो चलो बहुत कम गाड़ियां हैं, सुपर कार्स हैं। तो अब टर्बो इंजन्स में टाइम है फ्यूल जलने का कम, तो
हमें उसको कंपेंसेट कैसे करना है, हायर ऑक्टेन पेट्रोल देकर उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि लो ऑक्टेन पे नहीं चल सकती, बट अगर टर्बो इंजन की एक सोल होती, आत्मा होती ना, हाँ जी, उसमें अगर भूत आत्मा होती तो ये बोलता कि यार मुझे ना हायर ऑक्टेन पेट्रोल ज़्यादा पसंद है। अब इसमें सरकास्टिक वे क्या है, अब कई लोग पूछेंगे कि अच्छा नॉर्मल दे नहीं जल सकता है। और मिठा तेज वाली गल होगी। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि सुंदर जी आपको सबसे ठीक ठाक पसंद क्या है खाने में, जो आपकी आप खुश होकर नहीं खाते? अच्छा, ठीक ठाक, मुझे घिया, तोरी। चलो तोरी। अब आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन। अब तंदूरी चिकन है, उसके लिए हाई ऑक्टेन पेट्रोल, बट आपका घिया तोरे से भी काम चल जाएगा। भूख तो मिट्टी जाती है। हाँ जी, सॉरी प्लीज इसको कमेंट करके वो मत बताना। मेरा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि इंजन चल नहीं सकता, कैलोरीज तो मिल ही गई। होता क्या है कि टर्बो पेट्रोल इंजन में या डीजल इंजन में टाइम कम होता है फ्यूल जलने का, तो हायर ऑक्टेन चाहिए ताकि कम टाइम में वो जल्दी से और एफिशिएंटली बर्न हो सके, ताकि वो इंजन नॉक ना करे। अब नॉकिंग का मतलब आवाज़ नहीं होती, इंटरनली नॉक करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है 3, 4, 5 रुपए, हाँ जी, वो तो कंपेंसेट हो जाती है आपकी एडिशनल फ्यूल इकोनॉमी में, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इन फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा तो उतनी पावर नहीं निकलेगी ऑन क्रैंक, तो ECU को रीडिंग जाएगी कि अच्छे से कंबस्शन नहीं हो रहा, तो वो फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा। अगेन दिस फ्यूल रिच मिक्सचर बनता है एयर और फ्यूल का। एक होता है लीन, एक होता है रिच। लीन में एयर ज़्यादा होती है, रिच में फ्यूल ज़्यादा होता है, तो वो फ्यूल के मिक्सचर को रिच कर देगा उसको। अगर उसको मिल रहा है हायर ऑक्टेन पेट्रोल, अच्छे से जल रहा है, अच्छे से कंबशन बन रहा है, क्योंकि इंजन के पास हर रीडिंग होती है। ऑक्सीजन सेंसर्स लगे हुए हैं, O2 लाम्बडा सेंसर लगे हुए हैं। मेरी सुनिए बात जी, टर्बो इंजन के बीच में 2 ऑक्सीजन सेंसर, जिसको लाम्बडा सेंसर बोलते हैं, इनटेक पे भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट पे भी लगा हुआ है। वो दोनों की वैल्यूज को मेजर करता है, ECU को देता है कि इनटेक में मेरे पास ये ऑक्सीजन थी, एग्जॉस्ट में मेरे पास ये ऑक्सीजन है। अब सीधी सी बात है, जब कंबस्शन हुआ तो ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में तो ना के बराबर ही होगी, तो उसी के साथ में फ्यूल की डिलीवरी कैलकुलेट होती है। अगर कंबस्शन में दिक्कत हुई या हायर सही से फ्यूल नहीं चल रहा, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे डिटेक्ट होना शुरू हुआ तो फ्यूल को और बढ़ा देगा। टोटली गेट यू। मैंने बिल्कुल ही लेमन टर्म में बताई है, ये मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। लेकिन तो ऑक्सीजन को लाम्बडा सेंसर से रीडिंग लेकर ही वो फ्यूल मिक्सचर अपना डिटरमिन करता है। अब इसमें ऑक्सीजन सेंसर अगर फॉल्टी, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, बताएंगे माइलेज कैसे ये वो, तो वही ना, जो टॉपिक्स बड़े वही देख रहा हूँ, वही कह रहा था। तो दोस्तों वही टर्बो इंजन पे है फिल्टर टाइमली, इंजन ऑयल, कूलेंट का मैंने बता दिया, फ्यूल। टर्बो इंजन्स लव हायर ऑक्टेन, स्टिक टू द 95 और HP 95 फ्रॉम इंडियन ऑयल, Yes. पावर 95 फ्रॉम HP। अब ये ऑब्वियसली नोबडी इज टेलिंग अस, बट मुझे ये 2 पता है, तो ये आप प्रेफर कीजिए। और फ्यूल लिड पे भी लिखा रहता है कि 95 ऑक्टेन डलवाइए। अगर है फिजिबिलिटी और वायबिलिटी है, गो विद इट। अगर आप कहीं और हैं तो डलवा सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कईयों का होता है कि हम मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स मतलब कई होते हैं कि अभी हाफ टैंक का भी उसका है, कोई मुद्दा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनसेट हो जाती है क्वांटिटी। मान के चलो 91 डला हुआ है, 95 डला हुआ है, आधी टंकी है उसमें, तो अगर दोनों को मिक्स कर देंगे वो 93 तक रेटिंग रह जाएगी। वो तो एक नॉर्मल केमिस्ट्री है। नीचे 25% वाला भी मैंने आपसे सुना था कि वी शुड कीप आवर टैंक फिल्ड लाइक 20-25%। उसके पीछे रीज़न, इज इट हेल्पफुल? हाँ, उसके पीछे मैं बताता हूँ क्या होता है ना। जो हमारी सीट होती है, सीट के सेंटर में फ्यूल टैंक होता है। हाँ जी, जहाँ पे पीछे वाली। हाँ बिल्कुल, पीछे वाली सीट में वो फ्यूल टैंक की मान के चले इतनी हाइट है यहाँ पे, 40 लीटर 50 लीटर। आपने देखा होगा हमारे जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, जो डेबरी और वो चीज़ सेटल होती है नीचे बॉटम जी। और वैसे तो चलो आजकल पेट्रोल पंप्स में बहुत स्ट्रीमलाइंड है प्रोसेस, बट जब इतने किलो लीटर्स में तेल आता है तो छोटा मोटा बचा कुछ भी कर लीजिए आप। RO से भी अगर 1000 लीटर पानी अगर भर लेंगे ना, तो उसमें भी आपको नीचे से रेजिड्यू या सेटल्ड हुआ सेगमेंटेशन दिखेगी। सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन। अब मान के चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, 15,000 आपने गाड़ी चलाई और गाड़ी के माइलेज है 10 किलोमीटर, आपने 1500 लीटर तेल जलाया। अब 1500 लीटर डीजल की आप क्वांटिटी देखो कितनी है। अब मान के चले उसका एक रेजिड्यू है, सेगमेंट है, कुछ तो होएगा। अब होता क्या है कि गाड़ी चल रही है 50-60 हज़ार किलोमीटर, वो रेजिड्यू नीचे सेट हो गया फ्यूल टैंक के नीचे बॉटम पे जी। ठीक है। अब बॉटम के सेंटर में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, जिसको लो प्रेशर पंप होता है फ्यूल का। ठीक है, ठीक है, वो पंप लगा हुआ बीच में। अब दोस्तों सीधी सी बात है, अगर पिछली सीट के नीचे अगर फ्यूल है और बोनट के वहां पर है इंजन,
अब कोई चीज़ तो होता होगा जो पीछे से यहाँ से तेल उठा के यहाँ भेजता होगा, हाँ जी, पुश करता है ना, तो ये लो प्रेशर होता है, उसका काम होता है सिर्फ ऑयल फिल्टर तक फ्यूल को पहुँचाना, इंजन बे तक। जी। अब उसका जो सक्शन है, पाइप है, वो है नीचे, हाँ, अच्छा। टैंक के नीचे, ये देखिए नीचे है। तो अगर तो फ्यूल भरा हुआ है तो वो पार्टिकल सेटल्ड रहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे हम स्ट्रॉ आपने देखा होगा कभी, आप ना कुछ लोग लस्सी को मट्ठा बोलते हैं, कुछ लोग वो बोलते हैं, आपने देखा होगा कि अगर उसको हम अच्छे से शेक ना करें, वो ना करें, तो लास्ट में नीचे से जब हम स्ट्रॉ में से सक करते हैं तो नीचे वाला जो हार्ड वो होता है आ जाएगा, वो सक करता है वहाँ से। तो जो यहाँ पे सेंटर में, उसको एग्जैक्टली स्ट्रेनर बोलते हैं। अच्छा। एक स्ट्रेनर वाली पाइप होती है, उसके ऊपर पंप होता है। तो वो क्या होता है, अगर हम फ्यूल कम में चलाते हैं तो उसके आसपास वाली, अब सीधी सी बात है, जब वो स्ट्रेनर सक्शन करता है वहाँ पे, तो जो डेब्री है, मिट्टी है, सेगमेंटेशन है या डस्ट बोल दीजिए, उठा के वो भेजता है फ्यूल फिल्टर की तरफ। वो खुद भी खराब होता है और आगे से भी जाता है जी। तो अगर हम 1/4 से ऊपर रखते हैं, टैंक तो गंदा है आपका, वो सेटल्ड रहते हैं पार्टिकल। हाँ, वो हिलते नहीं है। अब सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेट अगर मैं ना भी करूं, आप एक काम करिए, आप अपने वाटर टैंक, जो ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, उस पे उसके 3-4 साल बाद देखिए, उसमें काफ़ी सारा सेगमेंट होगा नीचे, उसमें सब पानी निकालना शुरू करिए, तो 1/3 1/4 तक तो साफ पानी आएगा, बट जैसे ही नीचे से पानी आना शुरू होगा, वो गंदा मिट्टी सब कुछ आएगा। बिल्कुल सही, समझ गए? वही लॉजिक है। वही लॉजिक इसमें है। तो अगर हम फ्यूल का थोड़ा सा लेवल का उसको, ताकि वो स्ट्रेनर से और पंप डूबा रहे हर टाइम, क्योंकि वो डिप तेल के अंदर डूबा होता है वो पंप, वो लिक्विड प्रूफ होता है वो, और उसमें बहुत वो वोल्टेज 3.7 वोल्ट्स का होता है। क्लीन होने की कोई सुविधा होती है डीलर्स की? वैसे देखो बात पता क्या होता है, वैसे अब तो वैसे भी ये बहुत ना फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये नहीं होगा कि आपको विजिबली इतने मोटे मोटे दिख जाए, दिखे, ऐसा नहीं होता। वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही माइक्रोन में पार्टिकल ही बहुत होता है खराब करने के लिए इंजेक्टर को। हमें वो नेकेड आई से दिखेगा ही, नेकेड आई से दिखेगा नहीं, दिखे जाते हैं, बट अब ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा कोई रिचुअल या ऐसा कोई स्केड्यूल में है ही नहीं फ्यूल टैंक की क्लीनिंग। कोई करवाता नहीं, मैंने करवाई तो मैंने भी नहीं आज तक, मैंने सुना भी नहीं कभी। ठीक है ना। बट एक मुझे लगता है कि आप समझ गए। अब आप एक बात सुनिए, 15,000 किलोमीटर में 1500 लीटर, आप सोच सकते हैं 1 लाख किलोमीटर में कितना फ्यूल डला होगा गाड़ी में, 10,000 के आसपास। और उसको फिल्टर आउट करने के लिए वो एक 50 लीटर के टैंक में स्टोर हो रहा है। तो हाउ वल्नरेबल इट इज, आ जा रहा है जी। क्योंकि 12,000 किलोलीटर का एक पंप में जब आता है, सप्लाई आती है, वो होती है। अब उसके नीचे भी, पेट्रोल पंप के नीचे भी टैंक है, बिल्कुल, उसका भी डेब्री, ठीक है। तो बाकी कुछ चीज़ें वो लोग फ्यूल डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं, वो करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। मुनीष जी, मैं अगर सारा इसको कवर करूं तो शुरू में हायर ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएं। हाँ, शुरू में आपने बात की फ्यूल फिल्टर की, एयर फिल्टर की, रेडिएटर की बात हुई है, टॉपअप की बात हुई है, इंजन ऑयल टॉपअप, अभी इसकी बात हुई है ना, वो क्लीनिंग की बात। और थोड़ा सा एक रह गया था, जैसे कि आपने वो बोला आइडल पे थोड़ा सा आइडलिंग पे बात हुई। एक रन डाउन टाइम भी देना होता है 10-15 सेकंड। जब आप कहीं जैसे आप ट्रिपल डिजिट स्पीड करके आ रहे हैं या रेव करके आ रहे हैं, मान के चलिए मैं हाईवे पर हूँ और मेरा अभी मन किया चाय या कॉफ़ी लेने का, ड्राइव थ्रू में या कुछ भी, 100 पे जा रही है, इंजन रेव कर रहा है 2500-3000 पे, अब पता है उसका ऑयल टेम्परेचर 115-120 है, फटाफट गाड़ी की ब्रेक मारी, हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी बंद। गलत, ये नहीं करना। नहीं, क्योंकि जो वाटर पंप्स होते हैं वो इंजन के साथ में चलते हैं, ठीक है। तो कूलेंट की थोड़ी बहुत सप्लाई रहे ताकि वो हीट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दे, और टर्बो, क्योंकि टर्बो को भी 3 लाख आरपीएम से नीचे आने में थोड़ा सा रन डाउन, इसको रन डाउन टाइम, जब हम रुके तो गाड़ी चलने, जब रुके अगर हार्ड रेव है तो मैं ये नहीं कि मिनट, 10 से 15 सेकंड उसको आइडल न्यूट्रल पे या पार्क में रख के उसके बाद बंद करिए, ताकि वो अपना इवैक्यूएट हो जाए, हीट डिस्पर्स हो जाए और रन डाउन टाइम उसका। कितने किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद एक ब्रेक देनी चाहिए कार को? ऐसा कुछ नहीं है, आप 1000 किलोमीटर चला लो, 2000 किलोमीटर चला लो, क्योंकि ये कई लोग पूछते हैं हम कितना चला सकते हैं। आप गाड़ी अभी चलाकर, अगर आपका सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर का है, आप चाहे उसको 15,000 किलोमीटर बाद स्टॉप दे दीजिए। मिथ है ये बहुत बड़ा, इंजन को रेस्ट चाहिए। रेस्ट से क्या होगा, कुछ इवेंचुअली तो मतलब कितना ही गर्म हो जाएगा। नहीं, उसको ये इसके ऊपर एक वीडियो मुझे लगता है कि 10 मिनट के बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो यू कैन, आप अगर मान के चलिए, हमें लगता है हमारा यहाँ से अमेरिका का डिस्टेंस है 13-13,500 किलोमीटर आप कह रहे हो, तो अगर रोड है तो आप सर्विस कराइए 15,000 किलोमीटर की, चलो फ्यूल डलवाते रहिए, गाड़ी को इंजन मत करो, वहीं पे जाके रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुनीष जी, कोई रेस्टिंग टाइम नहीं होता। देखो, अगर कूलिंग सिस्टम सही है तो गाड़ी 10 किलोमीटर में ओवरहीट हो जाएगी। बिल्कुल, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द रेडिएटिंग द हीट। बिल्कुल, हीट निकल रही है, उसको मेंटेन कर रहा है ECU थर्मोस्टेट। एक काम करिए, आप गाड़ी को 100 पे चलाइए,
आप 100 पे चला के 10 किलोमीटर बाद उसको रोक के उसका एक रीडिंग ले लीजिए टेम्परेचर थर्मोमीटर से, ऑयल का ले लीजिए, कूलेंट का निकल लीजिए, सेम। 500 किलोमीटर चला के आइए, सेम आएगी। 5000 किलोमीटर चला के आइए, वो भी सेम आएगी, क्योंकि ओवर द गो गाड़ी चल रही है, उसके पैरामीटर्स मेंटेन हो रहे हैं जी। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो, हाँ, चोक्ड नहीं है तो, हाँ, अगर इंजन ऑयल पूरा है, एयर फिल्टर साफ है, तो मुझे लगता है सर्विस करवाने के बाद में नेक्स्ट सर्विस तक आप चाहे 3 लगातार इंजन को बिना बंद कर चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है ये, और आई वुड लव कि कोई काउंटर करे। ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग हॉल इंजन, ट्रकिंग वाले 15-15 घंटे चलते हैं, और जेट इंजन 15-15, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक मैनुअल एक मुझे दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ कि काहे की रेस्ट, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर मशीन्स, दे आर मेंट टू बी ड्रिवन, दे आर मेंट टू बी रन। तो ये मिथ है। कई बोलते हैं, मुझे कई जाने पूछते हैं कितनी देर रेस्ट देनी चाहिए। मैं कहा यार वो बंदा थोड़ा है, वो उसके कौन सा मसल फटीग या ब्रेक डाउन हो जाएगा, या उसका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा, या ये है। पेट्रोल है तो चलाते रहो। उस मशीन को क्या चाहिए यार, उसको अंदर से लुब्रिकेशन, हवा ब्रीद करने के लिए, और उसको ठंडा रखो भाई साहब, चलाते रहो उसको, चांद पे ले जाओ। ठीक है मुनीश जी, आर दीज टिप्स एनफ टू कीप योर कार एज रिलायबल एज नेचुरली? मैं कहता हूँ मैं एक बात ख़त्म करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे ये होगा, मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूँ, एक चैलेंज फिर से थ्रो कर देते हैं। मेरे ना कुछ टेक्नीशियंस हैं, जानते हैं, वो 15 साल से काम कर रहे हैं, 2019 से फोक्सवैगन में। ये जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको, ये मैं अपनी गाड़ियों में फॉलो करता हूँ। माई वेंटो, स्पेशली माई दिस पोलो, दीज वर द मोस्ट रिलायबल कार्स। वो कहते हैं कि ये हैं क्योंकि 3 लाख किलोमीटर चल के इनका स्टॉक टर्बो है, इसका स्टॉक EGR है। मेरा गाड़ी का वेंटो का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी फ्यूल इंजेक्टर की 2014 में, उसके बाद आज तक नहीं आई। ना मेरा टर्बो चेंज हुआ, ना मेरा कभी कंप्रेशन लॉस हुआ। बिल्कुल। अभी 3 लाख मैं आपको गाड़ी चलाता हूँ, अगर पावर में डिप आए तो नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिए मुझे। पोलो की अगर आप बात कर रहे हो, मैं तो अभी चला के आया हूँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे वेंटो से भी अच्छी लगी आपकी। तो ना पावर में डिप हुआ, ना वो बैक कंप्रेशन दे रही है, ना एग्जॉस्ट से धुआं आ रहा है, गियर बॉक्स बिल्कुल ना। और 25 से 27 कितनी माइलेज थी जब मैं आपके पास पहुंचा? 27.5 और मैं 50 की एवरेज स्पीड निकली, ट्रैफिक से निकल गया। 1500 सीसी तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप ये कर लोगे तो ये होगा। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं आपको रिकॉर्ड दे दूँ। रिकॉर्ड ये है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये फिल्टर से लेकर ये वो से लेके मैंने ये चीज़ें की हैं। मेरी गाड़ी का स्टॉक उड़ता क्या है, टर्बो इंजन बताता हूँ। टर्बो उड़ता है, हाई प्रेशर पंप उड़ता है, इंजेक्टर्स उड़ते हैं, EGR होता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेटर, ठीक है, वो उड़ता है। तो मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, आप भी ये कोई क्वेश्चन करेंगे, आप 50,000 क्या, 2 लाख क्या, 5 लाख से लाइए। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, ये है कि टर्बो इंजन में हमने इसमें पेट्रोल में बात कर ली, डीजल में जो BS6 है उसमें एक वो आता है DPF, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। DPF के ऊपर एक अलग वीडियो, वो अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट, टर्बो पेट्रोल पे नहीं, क्योंकि अभी भी काफ़ी फ्लीट और एक है उसकी डीजल की कल्ट। बिल्कुल। फॉर्च्यूनर हो गई, बेस्ट सेलर्स हो गए, वो डीजल ही बिकती हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ DPF। बिल्कुल। और ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता नहीं है कि आपको DPF की चोकिंग की कभी दिक्कत आएगी। तो आई थिंक मुनीश जी, दीज आर सफिशिएंट टिप्स टू स्टार्ट विद। और अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आई होप उनको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड थैंक्स फॉर दैट। आपका एक मिथ ब्रेक हो गया ये कि गाड़ी को इतनी देर रेस्ट देनी चाहिए? हाँ, मुझे नहीं, आई थॉट के 200 किलोमीटर के बाद होनी चाहिए। चलिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200, 2000, आप टेम्परेचर चेक कर लो, आपको सेम मिलेगा। चलिए, टेम्परेचर रीडिंग भी बता दूं, कूलेंट 90, इंजन ऑयल 90 to 100 बस। विजिट wallclub.com फॉर कार रिव्यूज। कार अगर बेचनी करनी है तो वहाँ पे फॉर्म्स है। कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए सर्विस के रिगार्डिंग, नई कार, यूज्ड कार के रिगार्डिंग, तो फॉर्म है वहाँ पे, सीधा मुनीश जी आपके साथ संपर्क करेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।